हाय गाइस, वेलकम टू ऑले बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। ऑले बोर्ड में सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। और चलिए तो इसी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाएंगे और आज अपन यहाँ पे करने वाले हैं साइंस के कुछ बेहतरीन सवाल फिर से। और जैसे कि हमने अपना स्टार्ट किया था साइंस के 1000 एमसीक्यूज का अपना सिलसिला, जहां पे साइंस के हम कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज कर रहे थे, तो उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हुए आज है आपका पार्ट 5वां, जहां पे हम साइंस के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस मैं कुछ बातें आपको बता दूं। ऑलिव बोर्ड ने अपना लॉन्च कर दिया है एसएससी सीजीएल मेंस का कंप्लीट कोर्स आपका बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए, जहां पे टीयर 2 में 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस और मीडियम जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। जैसे आप यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हैं, कोर्स 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या सारी चीजें इस कोर्स में रहेंगी, वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे विजिबल हैं। आपको कोड यूज करना है सौरभ, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है सारे कोर्सेज में। जितना भी ज्यादा आप यहाँ पे कोई भी एसएससी सुपर एलीट वगैरह परचेज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप इस कोड के से ले सकते हैं। यहाँ पे सारे आपके फैकल्टीज हैं, कौन से फैकल्टीज आपको क्या सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप ये बैच ज्वाइन करिए। बहुत शानदार ये बैच है और बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे इन सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ्स मिलने वाली हैं, तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप साइंस बाई सौरभ सर। यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, कुछ भी आपको पूछना है, वो सारी चीजें आप इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। ऑलिव बोर्ड एसएससी का ऑलिव बोर्ड का ऑफिशियल एसएससी का टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप ऑलिव बोर्ड के साथ हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, एक एक करके सारे सवाल करेंगे। यहां पे है सवाल नंबर 101 आप सबके सामने, और क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 100 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चंस हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं पिछले 4 पार्ट में, और आज है आपका 5th पार्ट, जहां पे क्वेश्चन नंबर 101 से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। निम्नलिखित में से किस यौगिक को ओजोन अपक्षयी पदार्थ कहा जाता है। ओजोन अपक्षयी पदार्थ किसको कहा जाता है, कौन से यौगिक को? कार्बन डाइऑक्साइड को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, या ऑल ऑफ द एबव? किस चीज को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है? तो सारे के सारे ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं। ये हमारे ओजोन की परत को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, धीरे धीरे ओजोन की परत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या सीएफसीज, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, और एचएफसीज यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहा करते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर कहां पे प्रेजेंट है? तो ओजोन लेयर हमारी आयनोस्फीयर में मौजूद है। कहां पे है ओजोन लेयर? जो है वो आयनोस्फीयर में, हमारे वातावरण में जो आपका आयनोस्फीयर है वहां पे ओजोन लेयर मौजूद होती है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 102वां सवाल, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे किसकी रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है? फूड चेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, या आपका कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके लिए आपका डाला गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, है ना, ये संधि बनाई गई है। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल आपका रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो प्रोटोकॉल एक और होता है प्रोटोकॉल जो बनाया गया था, संधि प्रोटोकॉल, जो कि आपकी किसके लिए हुआ करता है? ये आपका होता है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत टाइम से सवाल इस पे नहीं आया है, लेकिन अब आगे हो सकता है। क्या होता है कि सवाल इन्हीं हिसाब से रिपीट होते रहते हैं, तो आगे अगर इस तरह के सवाल अभी तक नहीं आया तो आगे पूरा पूरा चांस है कि आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है 103 क्वेश्चन, द सफिक्स अटैच्ड टू अ हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विद अ कीटोन इज।
कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा प्रत्यय क्या होता है? कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा प्रत्यय क्या होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे कि आपके अलग अलग कीटोन होते हैं ना, एसीटोन हो गया है ना आपका, और इसी तरह से जैसे कि आपका यहाँ पे दिख दिया कि जो प्रोपेनॉन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, तो हम लिखते हैं ना प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन, जैसे मैं लिख रहा हूं प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको पता है 3 कार्बन वाला कीटोन है, तो इसमें आपका जो यहाँ पे सफिक्स अटैच्ड है वो क्या है, अटैच्ड है ओन। अगर मैं बोल दी हूं ब्यूटेनॉन, है ना, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनोन मतलब बोल दिया 4 कार्बन वाला कीटोन है। तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप जब आपका वहां पे कीटोन होता है तो जो सफिक्स जुड़ता है वो ONE जुड़ा करता है। क्लियर है? एल्डिहाइड के लिए आपका Al जुड़ा करता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए Al। एल्कोहल के लिए आपका OL जुड़ता है, एल्कोहल के लिए आपका OL जुड़ता है। ओइक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जुड़ता है, किसके लिए जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये आपका इस्तेमाल किया जाता है ओइक। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, सफिक्स होते हैं जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है उनकी नेमिंग करने के लिए। उन्हीं की मदद से आप उनकी नेमिंग कर सकते हैं, उन्हें आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है 104 नंबर, द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स ड्यू टू विच द स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट। पौधों में उत्पन्न होने वाले हार्मोन जिसके कारण तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब ये हार्मोन ऐसा है कि ये पौधे को उस तरफ झुकाता है या उस तरफ मोड़ने की कोशिश करता है मेरे भाई जिधर से सूरज की रोशनी आ रही होती है, क्योंकि पौधे को सूरज की रोशनी चाहिए होती है अपने विकास के लिए, तो वो उसी तरफ झुकाता है ताकि पौधे को ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिले और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, लाइट एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सिन हार्मोन ये हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन है, इसे हम कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन। देखिए यहां पे आप सभी के सामने ये देखिए आपका कहां है, सबसे एंड वाले पार्ट में। जैसे ये पौधे का ऊपरी हिस्सा है ना, तो ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना दाने की तरह, ये छोटे छोटे दाने जो हैं ये ऑक्सिन मॉलिक्यूल हैं। क्या है, ऑक्सिन मॉलिक्यूल हैं। और ये पौधे को धीरे धीरे उधर मोड़ेंगे जिधर पे आपका क्या है, सूरज जिधर जिधर जाता जाएगा, जिधर जिधर आपका सन जाता जाएगा। ठीक है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सनलाइट मिले और क्या हो, वो अपना ग्रोथ कर पाए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाए। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, डिसीजेस विद वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड, है ना, बहुत ही कम समय के लिए होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? बहुत ही कम समय के लिए होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? ऐसे डिसीजेस जैसे सर्दी जुकाम बुखार ये होते हैं थोड़े दिनों के लिए, 2-4 दिन में ठीक हो जाया करता है। वायरल फीवर 2-4 दिनों में ठीक हो जाया करता है। तो ऐसे रोगों को क्या कहते हैं जो बहुत ही कम समय में ठीक हो जाते हैं? तरुण रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट डिसीजेस कहते हैं। ठीक है, बुखार वगैरह भी इसी में आती है। ठीक है, बुखार एक प्रकार का रोग है जो कि एक्यूट डिसीज में आया करता है। ठीक है, और क्रोनिक डिसीज वो होती हैं जो आपकी लंबे समय तक चलती हैं, है ना, लॉन्ग टाइम, जो बहुत ही पूरा लॉन्ग टाइम, कई बार लाइफ टाइम जो आपकी डिसीजेस चल जाती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोनिक डिसीजेस, है ना। ये खतरनाक होती हैं, ये समय के साथ इनका बढ़ता जाता है इफेक्ट आपके शरीर में। ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रभावित करती ही जाली जाती हैं। तो आंसर होगा एक्यूट डिसीज इस सवाल का। चलिए अगला सवाल, व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, श्वेत रक्त कणिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या नन ऑफ द अबव? तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, है ना। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स आंसर। ल्यूकोसाइट्स श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। 5 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं आपकी हुआ करती हैं। एरिथ्रोसाइट जो है ये लाल रक्त कोशिकाओं को बोला जाता है, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है ये ब्लड प्लेटलेट्स को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? आपका थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स को। ठीक है, तो यहां पे इनका याद रखिएगा, ये सब क्या है, इनके स्पेशल नेम है जो इनको गिवन है। ये सब क्या है? स्पेशल नेम है जो इनको दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे ये सवाल का आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। चलिए
स्टेफिलोकोकी, स्टेफिलोकोकी इज द बैक्टीरिया कॉजेज, स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया किसका कारण बनती है? डिसेंट्री, पेचिस का, वॉमिटिंग का, फीवर का, या एक्ने या मुहांसे, जो चेहरे में दाने निकलते हैं, कई लोगों के देखा होगा है ना, चेहरे में मुहांसे होते हैं, दाने होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? तो आपका स्टेफिलोकोकी ही बैक्टीरिया जो है वो उन मुहासों का कारण बनती है ना। कि बहुत लोगों की ऑयली स्किन देखा होगा आपने, है ना, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जब ऑयली स्किन होती है तो फेस वगैरह में भी ऑयल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और ऑयली स्किन होने के कारण ही क्या होता है आपका, वहां पे एक्ने हुआ करता है, यानी कि मुहासे वगैरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका यही स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया वहां पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया, ठीक है, स्टेफिलोकोकी, ठीक है, स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया राउंड शेप बैक्टीरिया होती है। कॉकी वाली जितनी भी बैक्टीरिया है ना, ये राउंड शेप की होती हैं, गोल गोल आकार की ये बैक्टीरिया हुआ करती हैं, राउंड शेप बैक्टीरिया ये होती हैं, ठीक है, कॉकी। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन एम सेल ऑफ एन एटम, ठीक है, एक परमाणु के एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जैसे आपका एटम में बहुत सारे कोश होते हैं ना, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ठीक है, इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिया गया है वो 1, 2, 3 और 4 दिया गया है, ठीक है, ये इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और इसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो दिया था उन्होंने, पॉलीज ने बताया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें कितने ज्यादा आ सकते हैं, तो आपका था ये 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी सेल में आपके आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आपके आ सकते हैं किसी भी सेल में, ठीक है। तो यहां पे आपका 2n स्क्वायर में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, 3 त्रिका 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2882। आपसे पूछा है एम सेल, तो एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम सेल में 18, एल सेल में 8 और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी एटम के, किसी भी एटम के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, साइंटिफिक नेम ऑफ राउंड वर्म, राउंड वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? राउंड वर्म ये हमारे पेट में मौजूद होता है, राउंड वर्म जो होता है ये हमारे पेट में मौजूद होता है, इस प्रकार का, देखिए ये चाउमीन की तरह दिखने वाला राउंड वर्म, देखिए राउंड वर्म ये क्या होता है, पेट का कीड़ा, जिसे कहते हैं ना पेट में कीड़े हो जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में, कहां मौजूद होता है, हमारी आंत में मौजूद होता है, हमारे इंटेस्टाइन में ये मौजूद होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो हमारी आंत में ये मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इनको बोला जाया करता है, ठीक है, तो ये इन्फेक्ट किया करते हैं हमारे पेट में, स्पेशली बच्चों के, जो बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं ना उनके पेट में ये हो जाता है, जो बच्चे कहते हैं ना बचपन में मिट्टी बहुत खाया करते हैं कुछ बच्चे, तो उनके पेट में यही होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स आपकी आ जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, what is the total percentage of carbon, what is the total percentage of carbon present in the human body, मानव शरीर में कार्बन का कुल कितना प्रतिशत होता है, मानव शरीर में कार्बन का कुल कितना प्रतिशत होता है, 15 to 16% एंड 18 to 19%, 20 to 25% या नॉन ऑफ द अबव, तो आंसर होगा 18 to 19%, कितना होता है, 18 to 19% कार्बन आपका प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, याद रखिएगा पूरा। जैसे अगर बात करें ना कि ह्यूमन बॉडी में क्या सारी चीजें हैं, क्या सारी चीजें ह्यूमन बॉडी में हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने पूरा डेटा है, एक ह्यूमन बॉडी में 62% के करीब वाटर होता है, कितना होता है, 62% करीब वाटर होता है, शरीर में 16% आपका प्रोटीन होता है, क्या होता है शरीर में, 16% आपका प्रोटीन पाया जाता है ना। एक स्वस्थ बॉडी में एलिमेंट कंपोजिशन मैं बता रहा हूं, एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ मानव शरीर में 62% पानी, 16% प्रोटीन, ठीक है, और इस 62% में है ना, ये जो आपका 62% पानी है, इसी में आपकी और सारी क्या क्या चीजें आता करती हैं, यहां पे अगर देखें तो, यहां पे देखें तो उसी में ऑक्सीजन होता है 65%, इसी 62% में 65% ऑक्सीजन,
कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5, फास्फोरस 1.2%। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीजें हैं आपके सामने, और यहाँ पे आपका क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पे फैट है 16% का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके शरीर में मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके आगे आपका वाटर के बाद ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी चीजें इतने प्रतिशत में मौजूद होती हैं। सबको जब जोड़ दोगे ना एक साथ तो 100% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 100% चीजें शरीर आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है? न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया? है ना, प्रोटीन सिंथेसिस कहां हुआ करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस आप सभी को पता होगा राइबोसोम्स में हुआ करती है, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री, ये आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और राइबोसोम ही स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली कहलाते हैं, सबसे छोटे कोशिकांग। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली जो होते हैं वो राइबोसोम्स कहलाया करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली नाभिक यानी कि न्यूक्लियस हुआ करा करता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे ये दानेदार जो हैं ये आपके राइबोसोम पूरे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके राइबोसोम्स आपके अटैच्ड है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। ठीक है, अगला सवाल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल एंड मोनोसाइट्स आर एग्जांपल ऑफ। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जो हैं ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं 5 प्रकार की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। कितनी होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, ये पांचों आपके क्या हैं? WBC के प्रकार होते हैं। 5 प्रकार की WBC होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन? है ना, एक हाथ की बात कर रहा है। हाथ, हैंड मतलब आपका ये आर्म नहीं होता है, इसको आर्म बोलते हैं, साइंस में इसको आर्म बोलते हैं। कलाई से ऊपर वाले भाग को हैंड बोला जाता है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द हैंड्स ऑफ अ ह्यूमन, है ना, कलाई और उसके ऊपर वाले भाग को, इतने भाग में कितनी हड्डियां होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसको आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल कुल 27 हड्डियां मौजूद होती हैं। कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? 27 हड्डियां मौजूद होती हैं। कौन कौन सी हड्डी होती है, कहां कहां पे? देखिए, ये होती है कार्पल्स। यहाँ पे कितनी है? ये हो गया आपका कलाई वाला हिस्सा। ये क्या हो गया? आपका कलाई वाला हिस्सा, कार्पल्स। कार्पल्स हड्डियां 8 होती हैं। ठीक है, कार्पल्स हड्डियां 8 होती हैं। ये मेरी कलाई है ना, यहाँ पे कलाई में 8 हड्डियां हैं। फिर इसके बाद ये आपका आ गया हथेली वाला हिस्सा, पाल्म जिसे कहते हैं। तो पाल्म में आपकी अगर देखें तो यहाँ पे कुल 5 हड्डियां होती हैं। ये देखिए, ये आपकी हथेली है, ये आपकी हथेली है। हथेली में कितनी हड्डियां हो गई? 2, 3, 4 और 5। तो इन्हें कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। कितनी हो गई? 5। फिर उंगलियां जो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं फेलेंजीज। जो हमारी उंगलियां होती हैं हम इन्हें नाम देते हैं फेलेंजीज। क्या नाम देते हैं इन्हें? फेलेंजीज नाम दिया करते हैं। क्या नाम देते हैं? फेलेंजीज नाम देते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो हरी वाली उंगली दिख रही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 ये हुआ करती हैं जो हमारी उंगली का नीचा हिस्सा, 1, 2, 3, 4 और ये अंगूठे में 5। ठीक है, इनको कहते हैं प्रॉक्सिमल फेलेंजीज। ये टोटल कितनी होती है? 5। फिर इसके बाद आपकी 4 उंगलियों में 1, 2, 3, 4, इनको कहते हैं इंटरमीडिएट फेलेंजी। थंब में, अंगूठे में इंटरमीडिएट फेलेंजीज नहीं होती। अंगूठे में केवल 2 हड्डी है, एक ये ऊपर वाली हड्डी है, एक नीचे वाली। लेकिन हमारी उंगलियों में 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 हड्डियां हैं। तो इनको कहते हैं इंटरमीडिएट फेलेंजी। और फिर है डिस्टल फेलेंजी, जो टॉप पोर्शन है, ये भी कितनी होती है? 5 होती हैं डिस्टल फेलेंजीज। तो सबको जब जोड़ोगे, ये आपकी 4 हो गई, ये आपकी हो गई 5, और जब सबको जोड़ दोगे तो आएगा आंसर 27। तो कितना होते हैं टोटल?
हाथ में 27 बोन्स आपकी हुआ करती हैं हैंड में, ठीक है, याद रखिएगा, एक बोन 27 हुआ करती हैं, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। Which of the following compounds does not possess water of crystallization? निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता? क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, फिर आपका जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जो आपका होता है कॉपर सल्फेट, क्या होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4.5H2O। ठीक है, तो ये जो आपका वाटर लग रहा है ना, ये जो आपका H2O लग रहा है इनमें, ये जो आपका H2O लग रहा है, यही क्या कहलाता है? आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। इसी को कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये बोला जाता है। ये भी सवाल में आता है कि कॉपर सल्फेट में कितना, जिप्सम में कितना, वॉशिंग सोडा में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, यानी कि क्रिस्टलीकरण का जल होता है, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे भोजन जा रहा है ना नीचे, यहाँ पे अगर आप देखो तो भोजन जा रहा है, इसमें क्या कर रही है? फूड पाइप दोनों तरफ से वहां पे दबा रही है पीछे से फूड को, तो पीछे से फूड को, भोजन को दबा रही है, तो वो धीरे धीरे जो बोलस है वो आपके फूड पाइप से यानी कि ग्रास नली से कहां जा रहा है? पेट में। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस मूवमेंट को कहते हैं क्रमाकुंचक गति, यानी पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, केमिकल्स प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन द एल्वियोलाई, नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। तंबाकू के धुएं में मौजूद रसायन एल्वियोलाई में लोचदार ऊतक के टूटने का कारण बनता है, इस विशिष्ट स्थिति का नाम बताइए। ठीक है, क्या हुआ करता है कि जो बहुत ज्यादा जब स्मोकिंग करते हैं ना, तो ये आपका पहली बात की जो ये कंडीशन है, ये वात स्फीति यानी इम्फेजिमा कहलाती है। क्या कहलाती है ये कंडीशन? इम्फेजिमा। जैसे ये आपका नॉर्मल एल्वियोलाई है, ये हेल्दी लंग्स है। क्या है? नॉर्मल एल्वियोलाई है, ये हेल्दी लंग्स है। ठीक है, देखिए बॉल एकदम फुल्ली मतलब हेल्दी बॉल्स है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ये देखिए हल्का सा क्या हो गई, ऐसे डल सी हो गई है ना, इनका क्या है, जो बॉल है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि बैलून से हवा निकल गई हो, जैसे बैलून से हवा निकल गई हो। तो क्यों ऐसा होता है? जो इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई में, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। देखिए ये पूरा डैमेज हो रहा है, अंदर पूरा क्या हो रहा है, आपका एल्वियोलाई डैमेज हो रहा है इम्फेजिमा की कंडीशन में। ठीक है, तो ये डैमेज्ड एल्वियोलाई है, इसी को इम्फेजिमा कंडीशन कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बोला नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। उस स्थान का नाम बताइए जहां प्रोटीन का पाचन होता है, जहां प्रोटीन का पाचन होता है ना। प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो पाचन है ना, वो थोड़ा बहुत आपका कहां से शुरू हो जाता है? आपके माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके माउथ से थोड़ा बहुत प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो यहां पे आपका जैसे कि माफ करिएगा, माउथ बोल रहा हूं, माउथ से स्टार्च का पाचन होता है, स्टमक से शुरू होता है। लेकिन आपको स्टमक नहीं बताना है, आपको जैसे अगर स्टमक और इलियम है ना, तो आप इलियम आंसर करोगे, क्योंकि इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और फाइनल जो आपका प्रोटीन लास्ट में आपका डाइजेस्ट होता है, वो इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है इलियम। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है, तीसरा सबसे पार्ट, यहीं पे जाके कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब पूरी तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाया करता है। 20 अमीनो एसिड से मिलके एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? तो यहां पे यही आपका होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां होता है? हमारे इलियम वाले पार्ट में हुआ करता है ह्यूमन बॉडी के। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ह्यूमंस हैव हाउ मेनी लोब्स इन द राइट लंग्स। मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने लोब हुआ करते हैं? मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने लोब हुआ करते हैं? हाउ मेनी लोब्स,
हाउ ह्यूमंस हैव हाउ मेनी लोब्स इन द राइट लंग्स, है ना। देखिए हमारा लेफ्ट लंग्स होता है, जैसे ये मेरा है बॉडी में ये वाला पार्ट राइट लंग्स हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, लेफ्ट लंग्स हो गया। तो इधर वाला लंग्स और इधर वाले लंग्स में कितने हैं, तो इधर वाले लंग्स में 3 लोब्स हैं, इधर वाले लंग्स में 2 लोब्स होते हैं। तो यानी कि आंसर क्या होगा, 3 लोब। ठीक है, ये आपका राइट लंग है ना, राइट लंग। इसमें सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। देखिए ये वाला एक लोब हो गया, ये वाला एक लोब, ये आपका दूसरा लोब हो गया और ये पीछे 3 लोब हो गए। ठीक है, लेफ्ट लंग में क्या होता है, सुपीरियर और इंफीरियर लोब बस हुआ करता है। ये देखिए ये बड़ा सा एक लोब हो गया आपका लंग्स में और एक ये पीछे छोटू सा लोब हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 लोब होते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपके 3 लोब हुआ करते हैं, है ना। कितने होंगे, 3 लोब राइट साइड में होते हैं। अगली कंडीशन, हाइपोकैलीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकैलीमिया किसकी कमी के कारण होता है, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया पहली बात तो आपको यह समझना है कैसी कंडीशन है। हाइपोकैलीमिया के सिम्टम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करती है हाइपोकैलीमिया। तो मसल क्रैम्प, मांसपेशियों में ऐंठन आती है। ठीक है, मांसपेशियां जब आपकी ऐंठती हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं, शरीर में जब बहुत ज्यादा आपकी कमजोरी यानी वीकनेस होती है, जब आपको फटीगनेस यानी थकान लगा करती है, पैरालिसिस होने का खतरा होता है, लकवा मारने का भी खतरा होता है इसमें, और इररेगुलर हार्ट बीट होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको अपच की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं, हाइपोकैलीमिया के कारण होते हैं। और हाइपोकैलीमिया जो होता है किसकी कमी से होता है, ये शरीर में पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग होता है। किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से आपका हाइपोकैलीमिया हुआ करता है। ठीक है, मसल क्रैम्प्स वगैरह जो है जल्दी जल्दी होते हैं। तो ये सारी कंडीशन है जो हाइपोकैलीमिया से होती है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑनियंस, ब्रोकली, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, एग्स, आयोनाइज्ड सॉल्ट आर गुड सोर्स ऑफ। प्याज, ब्रोकली, ताजे फल, दूध, अंडा, आयोडीन, नमक, ये सब किसके अच्छे स्रोत होते हैं। मतलब इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्या चीज पाई जाती है, फॉस्फोरस बहुत होता है, सोडियम होता है, आयोडीन होता है, या बोथ सोडियम एंड आयोडीन आपका प्रेजेंट होता है। तो जैसे आयोडीन युक्त नमक की बात कर रहे हैं, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक मतलब इसमें आयोडीन तो पाया ही जाएगा, आयोडीन तो पाया जाएगा। बात कर रहा है नमक की, तो नमक क्या होता है, घर में आप जो खाते हो नमक, सॉल्ट, वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहां पे क्या है आपका सोडियम भी प्रेजेंट है। तो यहीं से एक ही चीज से, आयोडीन नमक से ही आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें सोडियम और आयोडीन दोनों है। तो बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, आयोडीन और सोडियम। इसी तरह से आपका अनियन, ब्रोकली, फ्रेश फ्रूट्स, इन सब में भी आपका आयोडीन और सोडियम हमारी बॉडी को मिलता है। और फास्फोरस जो है हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल भी होता है काफी ज्यादा। ठीक है, अगला सवाल, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के किस भाग में सबसे अधिक संख्या में पसीने की ग्रंथियां होती हैं, है ना, स्वेट ग्लैंड्स। तो जो स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में, पहली बात तो स्वेट ग्लैंड्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, पूरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जो हमारा ये पाल्म होता है, हाथ, है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। कभी भी आपने देखा होगा, जब भी कभी खेलते हैं, हम कुछ भी खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग पबजी खेलते होंगे। जब पबजी खेलते खेलते आपको देखते होंगे कि अंगूठे वगैरह में बहुत तेज से पसीना आने लगता है ना। लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पाउडर डाल के खेलते हैं, स्क्रीन में पाउडर या हाथ में पाउडर लगा के पबजी खेलते हैं। क्यों ऐसा खेलते हैं, क्योंकि वो जो हाथ से स्वेट हो रहा है आपके पाल्म में, वो स्वेटिंग ना आए, नहीं तो स्क्रीन जल्दी जल्दी हमारा अंगूठा नहीं चलता। ठीक है, तो हमारा पाल्म, हाथ की हथेली में सबसे ज्यादा आपकी पसीने की ग्रंथियां मौजूद होती हैं, सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स हाथ में मौजूद होती हैं। ठीक है, जो कि आपका पसीने का कारण बनती हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग तत्काल ऊर्जा प्रदान किया करता है। लीवर, हार्ट, लंग्स या किडनी। तत्काल ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है लीवर। लीवर हमें, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, लीवर से मिलती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक्सेस एनर्जी है, जैसे आप जब फूड खाते हैं, बात को समझिएगा, जब आप फूड खाया करते हैं तो आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज। जब आपका फूड का बात को समझिएगा, फूड होता है, फूड का क्या होगा, डाइजेशन,
डाइजेशन जब होगा फूड का, डाइजेशन जब होगा फूड का, तो वहां पे आपका क्या बनेगा, फूड के बाद डाइजेशन, डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज बनेगा। तो आपका जो बॉडी है, बॉडी किससे बनी है, सेल्स से बनी है। तो हमारी सेल्स जो है वो कुछ ग्लूकोज तो यूज कर लेंगी अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, जो भी उनको प्रक्रिया करनी है। तो कोशिका के लिए तो भोजन का काम ग्लूकोज कर रहा, लेकिन जब उसका काम हो गया, अब एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा, आपने खाना दबा के खाया था, ढेर सारा ग्लूकोज बना है, तो अब वो ग्लूकोज कहां जाएगा, तो वो आपकी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है ना, वो एज अ एक्सेस ग्लूकोज, जो ज्यादा बनता है ग्लूकोज हमारी बॉडी में, एक्सेस ग्लूकोज, वो एज अ ग्लाइकोजन, दो ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन, है ना। और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है, ये स्टोर होता है हमारे लीवर में। कहां स्टोर होता है, ये आपका जाकर के लीवर में स्टोर हो जाया करता है। और जब हमारी बॉडी को बाद में, मान लीजिए आपने हर टाइम तो खाना नहीं खाते ना, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए तो तुरंत से खाना थोड़ी खाने लगते हो, तो जो ये ग्लाइकोजन है, ये जाके लीवर में स्टोर होता है। और जब आपकी बॉडी को बाद में एनर्जी की जरूरत होती है, तो जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है, यही ग्लाइकोजन को बाद में ग्लूकोज में तोड़ता है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है ना। क्लोरोफिल, तो देखिए पहली बात याद रखिएगा, है ना, क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम होता है मौजूद क्लोरोफिल में, और 4 नाइट्रोजन उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि क्लोरोफिल की बड़ी सी रिंग में सेंट्रल एटम, है ना, जो केंद्र में आपका धातु मौजूद होता है, केंद्र में जो आपका तत्व मौजूद है वो होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से 4 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद पूरी चेन होती है बड़ी सी। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद इधर पे ये पूरी आपकी लॉन्ग चेन होती है, लेकिन इतने को कहते हैं पॉरफाइराइन रिंग। क्या है, पॉरफाइराइन रिंग कहते हैं क्लोरोफिल में, पॉरफाइराइन रिंग इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉरफाइराइन रिंग कहते हैं इसको, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बनने में आयरन हेल्प करता है। आयरन प्रेजेंट नहीं होता क्लोरोफिल में, लेकिन जब क्लोरोफिल बनना शुरू होता है, जैसे कोई भी आपका जो कहते हैं ना कि जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जब बनना शुरू होता है, यानी कि हरित लवक जब बनना शुरू होता है, तो सबसे पहली चीज जो बनती है क्लोरोफिल बनती है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि बाद में क्लोरोफिल जब प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस, तो बाकी सारी चीजें जल्दी जल्दी जो है बनेंगी प्लांट सेल के अंदर, और प्लांट बड़ा होने लगेगा। ठीक है, तो आयरन हेल्प करता है उस चीज में। ठीक है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में आयरन हेल्प करता है, क्लोरोफिल में मौजूद मैग्नीशियम होता है, और इस रिंग को, जो मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, इस रिंग को हम कहते हैं पॉरफाइराइन रिंग। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ट्रांसमिट्स इम्प्योर ब्लड। ठीक है, कौन सा हमारा शरीर का अंग अशुद्ध रक्त संचारित करता है, अशुद्ध रक्त, तो ये कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी। और आपका जो है प्योर ब्लड कौन करता है, प्योर या ऑक्सीजनेटेड आप कह लीजिए, प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो प्योर और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आपका ट्रांसफर करता है वो एओर्टा, जिसे महाधमनी कहते हैं, वो किया करता है। और पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को क्या करती है, भेजती है। बेसिकली ये ले जाती है लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसको ले जाती है लंग्स में, ताकि उसमें और ऑक्सीजन वो भरा जा सके। ठीक है, तो आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी, और आपको याद रखना है एओर्टा, है ना। चलिए माफ करिएगा, ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन होता है। ठीक है, पल्मोनरी वीन, ठीक है, सिरा होता है, पल्मोनरी वीन। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के शरीर में आपकी पसलियां कितने जोड़े होते हैं, है ना, रिब्स के, पेयर ऑफ रिब्स। तो जैसे पेयर ऑफ रिब्स, जैसे ये आपका है, तो देखिए ये कितने हैं रिब्स, तो एक तरफ आपके 12 रिब्स होते हैं, और दूसरी तरफ भी आपके 12 रिब्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो पेयर बोले तो 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारी बॉडी में हुआ करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बीच में क्या है, सेंट्रल बोन, जो आपकी यहाँ पे बीच में हड्डी आ रही है, उसी से जाकर के जुड़े होते हैं। ये जो बीच में आपकी बोन आ रही है, इसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम कहा करते हैं, स्टर्नम कहते हैं इसको। और यही आपके इसी में आकर के सारी रिब्स जुड़ती हैं। ठीक है, स्टर्नम बोन से सेंट्रल, ये बीच में मौजूद होते हैं स्टर्नम, इससे 12 एक साइड से आती हैं रिब्स, 12 दूसरी साइड से आती हैं। टोटल 12 पेयर्स होते हैं, 24 रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल,
द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग ऑफ द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लास्ट क्वेश्चन है ये कि मोस्ट सुइटेबल मटेरियल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर बनाने के लिए, विद्युत चुंबक का अंतर्भाग बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री सॉफ्ट आयरन हुआ करती है। सॉफ्ट आयरन से बना करता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान होता है। उसको पहले चुंबक बनाना आसान होता है, फिर उसका चुंबकत्व हटाना आसान होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन को। तो सॉफ्ट आयरन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करते हैं, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन आसान होने के कारण, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे खत्म करेंगे आज की क्लास। ऑलिव बोर्ड ने लॉन्च किया है एसएससी सीजीएल मेंस का कंप्लीट टियर 2 का बैच, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जहां पे 250 से ज्यादा क्लासेस हैं। बाइलिंगुअल ये बैच रहेगा। 19 दिसंबर से क्लास शुरू होने वाली है। पीडीएफ सारे क्लासेस की आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस बैच की। आप कोड यूज करिए सौरभ, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा एसएससी सुपर एलीट में, और एसएससी सुपर एलीट के अंदर ही ये बैच आपका इंक्लूडेड रहेगा। तो ज्वाइन करिए ऑलिव बोर्ड का एसएससी सुपर एलीट, और तैयारी करिए अपनी शानदार तरीके से ऑलिव बोर्ड के साथ में। ये सारे फैकल्टीज हैं जो आपको इस बैच में शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ऑलिव बोर्ड का एसएससी सीजीएल टियर 2 का ये बैच, बहुत शानदार बैच है। और आप मेरे से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जहां पे इन सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी, तो मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो एक बार फटाक से लाइक कर देंगे सभी मेरे भाई। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।